इस वीडियो में बताई गई सारी जानकारी पब्लिक प्लेटफॉर्म पर उपलब्ध है। इसमें ऐसी कोई जानकारी नहीं दी गई है जिससे हमारे सुरक्षा बलों की गोपनीयता भंग होती है। डिफेंस डिटेक्टिव सेना का सम्मान करता है और उन्हीं जानकारियों के आधार पर काम करता है जो सार्वजनिक रूप से मौजूद हैं। अगर तुम रास्ते में डाउन पैदा करोगे तो हम करगिल जाके दिखाएंगे तुम्हें, तुम्हारे बाप भी नहीं रोक सकेंगे। जाओगे नहीं जाओगे करगिल, जाओगे नहीं जाओगे करगिल। लाखों लोग सड़कों पर हैं, स्कूल कॉलेज बंद हैं, भीड़ मरने मारने पर उतारू है, सिविल वॉर जैसे हालात हैं, लोगों ने बगावत कर दी है। आखिर क्यों जल रहा है गिलगित बाल्टिस्तान? ये तस्वीरें बताने के लिए काफी हैं कि गिलगित बाल्टिस्तान में हो क्या रहा है। एक तरह से पूरा इलाका ठप है। हालात इतने खराब हो चुके हैं कि पाकिस्तानी आर्मी की तैनाती करनी पड़ी है। खुलेआम ऐलान किया जा रहा है कि भारत में घर वापसी करनी है। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है आलोक और आप देख रहे हैं डिफेंस डिटेक्टिव। तो डिफेंस डिटेक्टिव के आज के नए एपिसोड में आप सभी का स्वागत है। कई सवाल उठ खड़े हुए हैं कि आखिर गिलगित बाल्टिस्तान में ऐसे हालात क्यों बने? क्यों इस्लाम के नाम पर पाकिस्तान के साथ जाने वाला गिलगित बाल्टिस्तान आज इस्लाम के नाम पर ही जल रहा है? और क्या गिलगित बाल्टिस्तान की भारत में घर वापसी मुमकिन है? आज के इस वीडियो में इन सारे सवालों के जवाब देने वाला। पिछले 76 सालों से पाकिस्तान के कब्जे में रहे गिलगित बाल्टिस्तान में अब गूंज रहे हैं घर वापसी के नारे। अगर तुम रास्ते में डाउन पैदा करोगे तो हम करगिल जाके दिखाएंगे तुम्हें, तुम्हारे बाप भी नहीं रोक सकेंगे। हंगामा इतना है कि पाकिस्तान को चीन से जोड़ने वाला काराकोरम हाईवे भी बार बार बंद कर दिया जा रहा है। सड़कों पर सैकड़ों हजारों नहीं बल्कि लाखों की भीड़ उमड़ रही है। वैसे तो गिलगित बाल्टिस्तान के कई इलाकों में पिछले 6-7 महीनों से जबरदस्त प्रोटेस्ट चल रहा है, लेकिन पिछले कुछ दिनों में यहाँ की सिचुएशन और ज्यादा टेंस हो चुकी है। जो सामने दिख रहा है उसके मुताबिक अभी जो बवाल चल रहा है उसके पीछे पाकिस्तान का ब्लास्फेमी का कानून है। अभी कुछ ही दिनों पहले पाकिस्तान के जड़ावाला में ईश निंदा यानी ब्लास्फेमी के आरोप में 20 चर्चों को जला डाला गया। क्रिश्चियंस के 80 से ज्यादा घर फूंक डाले गए और अब इसे लेकर गिलगित बाल्टिस्तान में घमासान मचा हुआ है। देखिए, पाकिस्तान में रिलीजन को हमेशा पॉलिटिकल टूल की तरह इस्तेमाल किया गया है, उसे वेपनाइज किया गया है। 1980 में पाकिस्तान के मिलिट्री डिक्टेटर जियाउल हक 298 ए नाम से एक ऑर्डिनेंस लेकर आए। उसमें ब्लास्फेमी में 3 साल की जेल और जुर्माने की सजा थी। जिया ने तब अपनी कुर्सी बचाने के लिए उसका खूब इस्तेमाल किया था। इसी का नतीजा था कि पाकिस्तान की एक और रिलीजियस माइनॉरिटी अहमदियों को तो बाकायदा कानून बनाकर इस्लाम से निकाल बाहर कर दिया गया। उन्हें कहा गया कि आप तो मुसलमान हो ही नहीं। उसे एंटी इस्लामिक बनाया गया। अब एक बार फिर रिलीजन को पॉलिटिकल टूल की तरह इस्तेमाल किया जा रहा है, पर इस बार निशाने पर शिया मुसलमान है। इसी साल जनवरी में पाकिस्तान के नेशनल असेंबली में जमाते इस्लामी के अब्दुल अहमद चित्राली ने ईश निंदा यानी ब्लास्फेमी कानून में अमेंडमेंट के लिए प्राइवेट मेंबर बिल पेश किया। उसी दिन यानी 17 जनवरी 2023 को असेंबली ने एक मत से इस बिल को पास भी कर दिया। जुलाई में प्रेसिडेंट ने भी क्रिमिनल लॉ अमेंडमेंट एक्ट 2023 को मंजूरी दे दी। लेकिन जब से यह बिल असेंबली में इंट्रोड्यूस हुआ है तब से ही इसे लेकर पाकिस्तान में हंगामा मचा हुआ है। नए कानून के मुताबिक अब ब्लास्फेमी पर 3 साल की सजा के बदले 10 साल से लेकर उम्र कैद और यहां तक कि मौत की सजा भी मिलेगी। शिकायत मिलने पर पुलिस सीधे एक्शन ले सकेगी और केस नॉन अवेलेबल होगा, यानी इसमें जमानत भी नहीं मिलेगी। पाकिस्तान की कौमी असम्बली ने कोई 17 जनवरी 2023 को सहाबा कराम और उम्महातुल मोमिनीन और इनके हवाले से तौहीन पर उम्र कैद की सज़ा का बिल मुत्तफ़िका तौर पर मंजूर कर लिया। और इसमें यह है कि जो सज़ाएं हैं उसमें इजाफा कर दिया गया, उस बिल की जो मंजूरी दी गई। इसको पेश करने वाले जमात इस्लामी के रुकन मौलाना अब्दुल अकबर चित्राली ने इसको पेश किया था। और इससे पहले भी ये कानून पाकिस्तान में मौजूद था, लेकिन सज़ाएं जो थी वो कम थी, उन सज़ाओं को बढ़ा दिया गया
और कितना बढ़ाया गया ये मैं आपको बताती हूँ। जैसे कि मैंने आपको बताया है कि मुख्तलिफ मीडिया में, ख़ासतौर पर इंटरनेशनल मीडिया में भी और पाकिस्तान के मीडिया में भी इस बिल की पास होने के बाद ख़बरें शाया हुई। जैसे कि DW में ये इस तरीके से खबर शाया हुई कि क्या मौजूदा हालात में नामूस सहाबा बिल की ज़रूरत है। अच्छा, इसके ऊपर इसकी जो तफसील मिलती है उसमें ये बताया गया है कि बिल के टेक्स्ट जो है, ड्राफ्ट है उसके, यानी जो उसका उसमें पास कर लिया गया जो कानून, उसकी जो शिकें हैं वो ये हैं कि जो इस तरह की कोई तौहीन करेगा, या वो जो तौहीन है वो लिख कर की जाए, वो बोल कर की जाए, वो नक्श की सूरत में, यानी कहीं पर कुछ ऐसा बना दिया जाए, कुछ पेंट कर दिया जाए, किसी भी सूरत में अगर कोई ऐसी बात की गई जिससे किसी को भी ये लगा कि ये जो है वो सहाबा के ख़िलाफ़ या जो मजहबी शख्सियात है उनके ख़िलाफ़ बात किसी ना किसी तरीके से भी जा रही है, तो उसकी जो सज़ा पहले थी वो 3 साल थी, लेकिन उससे बढ़ाकर कम से कम 10 साल या उम्र कैद कर दी गई। अच्छा, फिर इसे काबिल ज़मानत से नाकाबिल ज़मानत, यानी पहले बेल हो सकती थी लेकिन उसके बाद इसको ऐसा बड़ा जुर्म बना दिया गया कि इस पे बेल भी नहीं हो सकेगी। फिर अदालत से जो वारंट जारी होते हैं उसके बजाय इब्तदा में ही वारंट गिरफ्तारी जारी करनी, अदालत से पहले समन जारी किया जाता है ना किसी के ख़िलाफ़ या किसी के नाम, लेकिन उसके बजाय सीधे सीधे वारंट गिरफ्तारी ही जारी करेंगे। तो इसका मतलब ये हुआ कि दानिस्ता नादानिस्ता या किसी के गलत इल्ज़ाम लगाने पर भी किसी का अगर कोई अपना कोई बदला लेने के लिए किसी के ख़िलाफ़ कोई गलत इल्ज़ाम लगाता है तो तब भी, जैसा कि बहुत ज़्यादा होता है, ये हम जानते हैं कि हमारे मुल्क में ऐसा बहुत ज़्यादा होता है, तो उस सूरत में भी ये तमाम सज़ाएं जो हैं वो उस शख्स को मिलेंगी। पर बात उतनी सीधी है नहीं जितनी दिखती है। सुन्नी मुसलमानों की तरफ से बेहद सोच समझकर, बेहद चालाकी से इस कानून को लेकर आया गया है, क्योंकि पाकिस्तान का जो कंट्रोल है वो उसे किसी भी कीमत पर खोना नहीं चाहते हैं। लोगों को पता चल गया कि इस नए कानून का सबसे ज्यादा नुकसान किसे होगा। जाहिर सी बात है, वहां की माइनॉरिटीज, बात खुल गई तो इसके खिलाफ आवाजें भी उठने लगी। शिया मुसलमानों ने सीधे सीधे इस कानून को एंटी शिया कानून करार दे दिया। एक बयान गिलगित बाल्टिस्तान से भी आया जिसने आग को और ज्यादा भड़का दिया। स्कर्दू में रहने वाले शिया धर्मगुरु आगा बाकिर अल हुसैनी ने इस कानून के खिलाफ बयान दिया। उन्होंने स्कर्दू उलेमा काउंसिल में इस कानून के जरिए शियाओं को निशाना बनाने का आरोप लगाया था। बस फिर क्या था, 22 अगस्त को सुन्नी बहुल इलाकों में प्रोटेस्ट शुरू हो गए। आगा बाकिर के खिलाफ FIR रजिस्टर करने की मांग को लेकर सुन्नियों ने काराकोरम हाईवे जाम कर दिया। इसके बाद पुलिस ने मौलाना आगा बाकिर के खिलाफ FIR फाइल कर ली। बाकिर को अरेस्ट करने की तैयारी थी, इससे पहले ही बाकिर के सपोर्टर्स सड़क पर उतर आए। न केवल एडमिनिस्ट्रेशन को बाकिर की अरेस्टिंग को लेकर चेतावनी दी, बल्कि खुलेआम भारत से मिलने की भी बात कही। हमें नहीं जाना तुम्हारे मुल्क में, खोलो करगिल का रास्ता, खोलो हमारा तारीखी रास्ता, हम करगिल की तरफ जाएंगे। वहीं दूसरी तरफ एक सुन्नी धर्मगुरु काजी निसार के इमाम मेहदी पर दिए बयान को लेकर भी हंगामा मचा हुआ है। अब शिया कम्युनिटी काजी की गिरफ्तारी की डिमांड कर रही है। हैरान करने वाली बात यह है कि पाकिस्तानी सरकार भारत पर प्रोपेगेंडा करने का आरोप लगा रही है। क्लेम किया जा रहा है कि गिलगित बाल्टिस्तान में एवरीथिंग्स आर ओके एंड अंडर कंट्रोल। तो भाई पाकिस्तानियों, ये बताओ कि जब सब अंडर कंट्रोल है तो गिलगित बाल्टिस्तान में पिछले कई दिनों में इंटरनेट क्यों बंद कर दिया गया? कई इलाकों में तो अभी भी इंटरनेट बंद है। पाकिस्तानी आर्मी को क्यों डिप्लॉय किया गया है अगर सब कुछ सही है तो, सब कुछ अंडर कंट्रोल है तो? और सबसे बड़ी बात, अमेरिका, कनाडा और ब्रिटेन ने अपने सिटीजन्स को गिलगित बाल्टिस्तान में जाने को लेकर एडवाइजरी क्या इंडिया के कहने पर जारी की है? सच तो यह है कि पाकिस्तान ने शुरुआत से ही गिलगित बाल्टिस्तान के खिलाफ साजिशें की हैं, धोखा दिया है, उन्हें निचले दर्जे का समझा है, उन्हें उनका हक नहीं दिया। आज उसी साजिश, उसी धोखे और उसी लालच का रिजल्ट सबको नजर आने लगा है। गिलगित बाल्टिस्तान का इलाका दुनिया के सबसे शांत इलाकों में माना जाता था। 1947 में जब इस हिस्से पर पाकिस्तान ने कब्जा भी किया तब भी वहां कोई वायलेंस नहीं हुई थी। फिर ऐसा क्या हुआ कि आज ये शांत इलाका बारूद की ढेर पर बैठा है। यहां बारूद के ये बीज 80s में बोए गए थे। पाकिस्तान एक मुस्लिम कंट्री है, लेकिन यहां हर मुस्लिम के लिए जगह नहीं है।
सुन्नी बहुल पाकिस्तान में शिया मुसलमानों का रहना आसान नहीं है, लेकिन इसी सुन्नी डोमिनेंट कंट्री में गिलगित बाल्टिस्तान का इलाका शिया मेजॉरिटी वाला इलाका था। पाकिस्तानी गवर्नमेंट्स और गिलगित बाल्टिस्तान के बीच यह सबसे बड़ी खाई थी, जिसे 1980 में जियाउल हक ने पाटने का फैसला किया। कैसे, यह भी बताएंगे। 1980 में गिलगित बाल्टिस्तान होते हुए काराकोरम हाईवे का कंस्ट्रक्शन शुरू हुआ और इस्लामाबाद में बैठे हुक्मरानों की यहां तक इजी एक्सेस हो गई। लेकिन यहां शियाओं की मेजॉरिटी इस्लामाबाद के रूलर्स को कांटे की तरह चुभ रही थी। फिर शुरू हुआ शिया मेजॉरिटी को माइनॉरिटी में बदलने का खेल। शुरुआत हुई तब जब जियाउल हक ने ज़कात लॉ लागू किया। शियाओं ने इसका विरोध किया। जियाउल हक को पता था कि विरोध होगा, क्योंकि साजिश भी यही थी कि जैसे ही विरोध हो शिया मुसलमानों को कुचलने का काम शुरू कर दिया जब जाए। जनरल हुआ भी जियाउल हक ने शायद 1981 में या 80 में वो ज़कात की लॉ इंट्रोड्यूस की, तो जो पाकिस्तान के शिया हैं उन्होंने कहा कि जी हम तो अपने जो हैं मुश्तहिद, वो नजफ़ में हों या खुम में हों, हम उनको देते हैं ज़कात, हम किसी स्टेट को नहीं देते, ख़ास तौर पे एक सुन्नी लैंड स्टेट, क्योंकि जियाउल हक के मुतालिक कहा जाता था कि वो देवबंदी लीनिंग से उसकी। उस पे फिर पहला झगड़ा हुआ है पाकिस्तान के अंदर मुख्तलिफ इलाकों में। फिर बाद में दोनों तरफ से एक्सट्रीमिज्म हुई, उधर से तबर्रा हुआ, इधर से मुहर्रम के ऊपर अटैक होने शुरू हो गए। लेकिन गिलगित बल्तिस्तान में अब पिछले चंद सालों से ये बहुत एक्टिविटी हो रही है और मुझे लगता है कि वहाँ पे जो शिया हैं वो और इजहार अली हुंजई एक स्कॉलर हैं। गिलगित बाल्टिस्तान के रहने वाले इजहार पाकिस्तान में आगा खां रूरल सपोर्ट प्रोग्राम के सीईओ रह चुके हैं। श्रीलंका में ग्लोबल वाटर पार्टनरशिप प्रोग्राम के रीजनल कोऑर्डिनेटर फॉर एशिया एंड अफ्रीका और श्रीलंका में ही इंटरनेशनल वाटर मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट में सीनियर साइंटिस्ट रह चुके हैं। इसके अलावा भी वो कई बड़ी पोस्ट पर काम कर चुके हैं। 22 जनवरी 2013 को यूनाइटेड स्टेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ पीस की वेबसाइट पर उनकी एक स्पेशल रिपोर्ट पब्लिश हुई थी। टाइटल था कॉन्फ्लिक्ट डायनेमिक्स इन गिलगित बाल्टिस्तान। यह रिपोर्ट गिलगित बाल्टिस्तान में बढ़ते कट्टरपंथी हिंसक वारदातों की वजहों को तलाश रही थी। इस रिपोर्ट के कंक्लूजन में जो कुछ भी इजहार अली हुंजई के द्वारा लिखा गया, उससे आपको साफ हो जाएगा कि किस तरह योजनाबद्ध तरीके से गिलगित बाल्टिस्तान के शिया मुसलमानों को खत्म करने की साजिश रची गई। सबसे ज्यादा हैरान करने वाली बात यह है कि शिया मुसलमानों के इस नरसंहार में पाकिस्तानी आर्मी भी शामिल थी और इसका सबूत भी मैं आपको दूंगा। सुन्नी बहुल पाकिस्तान के गिलगित बाल्टिस्तान में शिया मेजॉरिटी में थे। इजहार हुंजई लिखते हैं, काराकोरम हाईवे बनने के बाद आइसोलेटेड रहने वाले इस इलाके में बदलाव नजर आने लगे। 1983 में पहली बार शिया सुन्नी विवाद एक वायलेंट क्लैश में बदल गया। इसके बाद 1988 में शियाओं की मास किलिंग की गई। इजहार की रिपोर्ट बताती है कि पहले यह अफवाह फैलाई गई कि शियाओं ने कई सुन्नियों को मार डाला है। इसके बाद साउथ की तरफ से हजारों हथियारबंद कबायली गिलगित बाल्टिस्तान पहुंचे और उन्होंने शियाओं का कत्लेआम शुरू कर दिया। 400 से ज्यादा शिया मुसलमानों की हत्या की गई। शियाओं के कई गांव जला दिए गए। कोई यह न कहे कि यह घटना झूठी है, इसलिए सबूत के तौर पर मैं आपको पाकिस्तानी अखबार द डॉन की एक रिपोर्ट दिखाता हूं। 23 सितंबर 2012 को अहमद अली अफानी की रिपोर्ट है, जिसकी हेडिंग है सेक्टेरियन एम्ब्रोग्लियो, यानी हिंदी में कहूं तो सांप्रदायिक गड़बड़ी। यह रिपोर्ट बताती है कि 1988 में गिलगित बाल्टिस्तान में शियाओं को खुलेआम मारा जा रहा था और मारने वाले पाकिस्तानी आर्मी की वर्दी में थे। कुछ रिपोर्ट्स का क्लेम है कि 1988 को ईद के दिन गिलगित बाल्टिस्तान में 3000 शिया मुसलमानों का कत्ल किया गया था। इसकी पुष्टि 2013 में इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स ऑब्जर्वर में गिलगित बाल्टिस्तान चैप्टर पर छपी रिपोर्ट से होती है, जिसमें 1988 में नरसंहार में 3000 लोगों को मारने की बात कही गई है। इसमें यह भी लिखा गया है कि इस नरसंहार में 900 महिलाएं विधवा और 2500 बच्चे अनाथ हो गए। इसके बाद साल 2012 में भी शियाओं की टारगेट किलिंग की गई। गिलगित बाल्टिस्तान से इस्लामाबाद के रास्ते में शियाओं को चुन चुन कर मारा गया। गिलगित में पाकिस्तानी आर्मी के सपोर्ट से आतंकवादियों ने कई लोगों की जान ले ली। 4 बसों में सवार शिया ट्रैवलर्स को चुन चुनकर बस से उतारा गया और फिर पॉइंट ब्लैंक रेंज से उन्हें गोली मार दी गई। भारत के मुसलमानों पर घड़ियाली आंसू बहाने वाला पाकिस्तान अपने यहाँ के शिया मुसलमानों पर हो रहे जुल्म पर चुप्पी साध लेता है।
रिपोर्ट्स भी बताती हैं कि पिछले 8 साल में 4000 शिया मुसलमानों को पाकिस्तान में मारा जा चुका है और इस रिपोर्ट की सच्चाई साबित होती है आए दिन पाकिस्तानी मस्जिदों में होने वाले धमाकों से। जिन मस्जिदों में ब्लास्ट किया जाता है उनमें से ज्यादातर मस्जिदें शिया मुसलमानों की हैं। इन धमाकों में सैकड़ों शिया मुसलमान मारे जा चुके हैं, पर पाकिस्तान को सिर्फ भारत के मुसलमानों पर होने वाला फर्जी जुल्म दिखता है, पर उसे अपने देश में शिया मुसलमानों को मार रहे सुन्नी मुसलमानों का हुजूम नजर नहीं आता, जिसकी शुरुआत जनरल जियाउल हक ने की थी। टारगेट किलिंग को जनरल जिया ने गिलगित बाल्टिस्तान में शिया मेजॉरिटी को माइनॉरिटी में बदलने के लिए यूज किया था। इस मास किलिंग का रिजल्ट यह हुआ कि जो शिया पहले इस इलाके में मेजॉरिटी में थे, उनकी आबादी बहुत तेजी से घटी है। साउथ एशिया मॉनिटर ने 1 सितंबर 2020 में गिलगित बाल्टिस्तान में हो रहे डेमोग्राफिक चेंज पर एक आर्टिकल पब्लिश किया था। इस आर्टिकल में बताया गया था कि 1947 में गिलगित बाल्टिस्तान में शियाओं की आबादी 80% थी, जो घटकर साल 2020 में केवल 39% रह गई है, यानी आधे से भी कम रह गई है। वो कहते हैं ना कि जुल्म जब अपनी सारी हदें पार कर जाता है तो विद्रोह होता है। गिलगित बाल्टिस्तान अगर आज पाकिस्तान के जुल्म से परेशान होकर भारत में शामिल होने की बात कर रहा है, वहां के लोग पाकिस्तान के खिलाफ विद्रोह कर रहे हैं, तो इसकी वजहें भी हैं। शियाओं को खत्म करने के साथ साथ पाकिस्तान ने शुरू से ही उनका हक भी मारा है। सबूतों के साथ आपको दिखाता हूं कि किस तरह शुरुआत से ही कैसे गिलगित बाल्टिस्तान को पॉलिटिकली और इकोनॉमिकली एक्सप्लॉइट किया गया और उसे डेवलपमेंट के नाम पर एक झुंझुना पकड़ा दिया गया। दरअसल गिलगित बाल्टिस्तान की कहानी भी पाक ऑक्युपाइड कश्मीर की तरह ही है। पाकिस्तान को इन दोनों रीजन्स की केवल जमीन चाहिए, लोग नहीं। क्या आपको पता है कि गिलगित बाल्टिस्तान में पहली यूनिवर्सिटी कब खुली? हम बताते हैं आपको। यह साल था 2002, यानी पाकिस्तान बनने के 55 साल बाद। परवेज मुशर्रफ तब पाकिस्तान के प्रेसिडेंट थे और तब यहां पर काराकोरम यूनिवर्सिटी खोली गई थी। वैसे आप जानकर हैरान रह जाएंगे कि काराकोरम यूनिवर्सिटी केवल नाम की यूनिवर्सिटी है। इस यूनिवर्सिटी के बड़े हिस्से पर पाकिस्तानी आर्मी का कब्जा है। गिलगित बाल्टिस्तान के लोग ही इसके खिलाफ सोशल मीडिया पर आवाज उठाते रहते हैं, लेकिन उनके सुनने वाला कोई नहीं है। दूसरी यूनिवर्सिटी ऑफ बाल्टिस्तान साल 2017 में खोली गई। अब तक यहां ना तो कोई मेडिकल यूनिवर्सिटी है, ना ही कोई टेक्निकल यूनिवर्सिटी है। हजारों स्टूडेंट्स को हायर एजुकेशन के लिए पाकिस्तान जाना पड़ता है। यूनाइटेड नेशंस ऑफिस फॉर द कोऑर्डिनेशन ऑफ ह्यूमैनिटेरियन अफेयर्स, जिसे OCHA भी कहा जाता है, उसने 6 मई 2016 को गिलगित बाल्टिस्तान के एजुकेशन पर एक रिपोर्ट जारी की थी। इस रिपोर्ट में साफ लिखा है कि गिलगित के केवल 40% बच्चों को ही अर्ली चाइल्डहुड एजुकेशन मिल पा रहा है। पाकिस्तान में न्यूज़पेपर डॉन ने 18 अक्टूबर 2009 को गिलगित बाल्टिस्तान के एजुकेशन पर एक खबर छापी थी। टाइटल था एजुकेशन इन गिलगित एंड बाल्टिस्तान। इसमें लिखा था कि गिलगित बाल्टिस्तान में ज़्यादातर रूरल इलाके हैं और यहाँ अर्बन और रूरल इलाकों के एजुकेशन लेवल में बहुत ज़्यादा फर्क है। बात सिर्फ इतनी नहीं है, बल्कि हर तरफ से गिलगित बाल्टिस्तान के लोगों को दबाया जा रहा है। उन्हें छोटी से छोटी चीज़ के लिए तरसाया जा रहा है। 76 ईयर्स हो गए, लेकिन आज भी वहाँ के लोगों को ना तो ढंग की सड़कें नसीब हैं, ना नदी नालों पर पुल नसीब हैं और ना ही पढ़ाई के लिए ढंग के स्कूल ही नसीब है। सबसे बड़ी बात यह है कि गिलगित बाल्टिस्तान से काराकोरम हाईवे तो गुजर रहा है, लेकिन इस इलाके के अंदर की सड़कों की हालत खस्ता है। ग्रामीण इलाकों में इंफ्रास्ट्रक्चर का हाल आप इन तस्वीरों में देख सकते हैं। कहीं बच्चों को उफनती नदी रस्सी से लटक कर पार करनी पड़ती है, तो कहीं पुल ऐसे हैं जैसे उन पर चलना मौत को दावत देना हो। गिलगित बाल्टिस्तान में फीमेल एजुकेशन का रेशियो तो कम है ही, उसके पीछे इंफ्रास्ट्रक्चर ना होने के साथ साथ एक और बड़ी वजह है, वो वजह है टेररिज्म। शिया मेजॉरिटी वाले इस इलाके में स्कूलों पर टेररिस्ट अटैक कोई नई बात नहीं है। कुछ साल पहले गिलगित बाल्टिस्तान के चलास में 12 स्कूलों को एक साथ जला दिया गया था और इनमें ज्यादातर स्कूल लड़कियों के थे। चलास दयामर में नामालूम अफराद ने 12 स्कूलों को तबाह कर दिया। तबाह होने वाले स्कूलों में अक्सरियत गर्ल्स स्कूल्स की है। 10 स्कूल्स को आग लगाई गई, 2 स्कूलों को बारूदी मवाद से उड़ाया गया। पाकिस्तान की हर सरकार गिलगित बाल्टिस्तान में नए प्रोजेक्ट्स अनाउंस तो करती है, लेकिन वो सिर्फ कागजों पर ही रह जाते हैं। हकीकत में जमीन पर वो उतर ही नहीं पाते। अब आपको बताता हूं कि गिलगित बाल्टिस्तान से कैसे उनका सियासी हक भी छीन लिया जाता है। ज्यादा पुरानी बात नहीं,
बिल्कुल नई बात है, आपको दिखाता हूं। जब पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर इमरान खान थे तो उनकी पार्टी को गिलगित बाल्टिस्तान में भी हुए चुनाव में मेजॉरिटी मिली थी। खालिद खुर्शीद खान गिलगित बाल्टिस्तान के सीएम थे, लेकिन जैसे ही इमरान खान को पीएम की पोस्ट से हटाया गया, उन पर कई केस फाइल कर दिए गए। वैसे ही शहबाज शरीफ की सरकार ने गिलगित बाल्टिस्तान की गवर्नमेंट को निशाना बनाना शुरू कर दिया। पहले तो खालिद खुर्शीद खान पर स्टेट पुलिस का इस्तेमाल इमरान की सिक्योरिटी के लिए करने का आरोप लगाया और फिर फर्जी डिग्री केस में खुर्शीद को डिस्क्वालीफाई कर दिया गया। जुलाई में जब जीबी की असेंबली में नया सीएम इलेक्ट होने जा रहा था, उससे ठीक पहले पुलिस फोर्स असेंबली के अंदर पहुंच गई और उसने पूरी असेंबली को ही सील कर दिया। कोशिश यह थी कि असेंबली में किसी तरह पीटीआई की मेजॉरिटी खत्म की जाए। इतना ही नहीं, कुछ ही दिनों पहले खालिद खुर्शीद पर जानलेवा हमला भी किया गया, जिसमें उनकी जान बाल बाल बची। गिलगित बाल्टिस्तान में पाकिस्तानी आर्मी की इन्वॉल्वमेंट बहुत ज्यादा है। आर्मी पॉलिटिकल मैनिपुलेशन भी खुलकर करती है। गिलगित बाल्टिस्तान में अभी जो हो रहा है उसके पीछे पाकिस्तानी आर्मी का बहुत बड़ा रोल है, बहुत बड़ी भूमिका है। और यह बात मैं नहीं कहता, ये मैं नहीं कह रहा, ये बात खुद पाकिस्तानी आर्मी से रिटायर्ड एक कर्नल बता रहे हैं। सुनिए। उन्होंने क्या किया, जो धमाका किया वो उन्होंने वहां पे जीबी की हुकूमत चेंज की, उनकी असेंबली बंद की, उससे उन्होंने एक प्रेशर कुकर तैयार किया। फिर अभी ये जो सारी चीज हो रही है ना, ये उनके जो वो लीडर हैं, एक उनका नाम मुझे अभी ज़हन में नहीं सैयद आ बाक़िर रहा। अल हुसैन, सैयद सैयद बाक़िर अल हाँ, हुसैनी, सैयद बाक़िर अल हुसैनी। एग्जैक्ट। अभी आप सोचें कि वो ये सारे लोग जो हैं, ये कौन है, ये शिया लोग हैं, ठीक है। अभी आप एक और बीच के अंदर आप एक और It is not a religious issue, it is a political नहीं, issue. इट इज यहाँ पर आके, क्योंकि उन्होंने कोई वो नहीं रिलीजियस इशू इसलिए नहीं उठाया, उन्होंने तो ये बिजली का वो उठाया ना, बिजली के बिलों से शुरू हुई बात और फिर उसके ऊपर उन्होंने उनको बंद किया। लेकिन आप देखें, क्योंकि चीज़ें मिल जाती हैं, ये जो तेल पानी मिक्स करने की इनको आदत पड़ गई है ना। अभी मुझे बताएं कि आसिम मुनीर जो है, ये बाकिर को पकड़ के किस मुंह के साथ ईरानियों के साथ जो है खड़ा होगा कि जनाब, क्योंकि इसकी फैमिली तो वो पासपोर्ट छुपा के। सर आसिम मुनीर लगता है प्रूव करना चाहता है कि मैं जन मुरीद नहीं हूं, लेकिन ये सर इट्स नॉट रिलीजियस और सेक्टेरियन इशू, इट इज प्योरली पॉलिटिकल इशू सर। इट इज पॉलिटिकल इशू, इट इज एडमिनिस्ट्रेटिव इशू, इट इज द इशू कि इन्होंने पाकिस्तान की इकोनॉमी की जड़ मार दी है। सुना आपने, पाकिस्तानी आर्मी का एक फॉर्मर ऑफिसर गिलगित बाल्टिस्तान में हो रहे फसाद की वजह पाकिस्तानी आर्मी के चीफ आसिम मुनीर को बता रहा है। कुछ ऐसी ही बात यहाँ के लोग भी खुलेआम कर रहे हैं। सुन्नी जान चुके हैं कि हमें आपस में लड़ाने वाला कौन है, पता चल गया ना। शिया सुन्नी को पाकिस्तान में लड़ाने वाला कौन है, पता चल गया है हमें। मैं कहना चाहता हूं दुनिया को, पाकिस्तानी एस्टेब्लिशमेंट को और पाकिस्तानी हुक्मरानों को मैं कहना चाहता हूं, ये कौन है जो शिया सुन्नी को लड़ा के अपने मकासद पे पहुंच रहे हैं, ये कौन है। जब पाकिस्तान की आर्मी की बात चल रही हो तो यह बताना भी जरूरी है कि गिलगित बाल्टिस्तान में पाकिस्तान की आर्मी बड़े पैमाने पर आम लोगों की जमीनों पर कब्जा कर रही है। अक्सर वहां से कब्जे के विरोध में प्रोटेस्ट की तस्वीरें आती रहती हैं। यहाँ पे हमारे जमीनों पे कब्जा करेंगे, ये इनकी बाप की जमीन नहीं है, ये इनकी बाप की जमीन नहीं है, ये हमारी जमीन है। सुने सुने, ये पाकिस्तानी आर्मी का पुराना हथकंडा है। बांग्लादेश में भी 1971 से पहले उन्होंने यही किया। बलूचिस्तान और सिंध में भी पाकिस्तानी आर्मी यही कर रही है और गिलगित बाल्टिस्तान के साथ साथ पाक ऑक्युपाइड कश्मीर में भी यही काम किया जा रहा है। इसके पीछे चाइना का इन्फ्लुएंस भी माना जा रहा है। चीन का सीपैक गिलगित बाल्टिस्तान से ही गुजर रहा है। चीन इस इलाके को पूरी तरह अपने कंट्रोल में लेना चाहता है ताकि वो ट्रेड के साथ साथ स्ट्रैटेजिकली अपने को मजबूत कर सके। गिलगित बाल्टिस्तान में लगी ये आग कोई नई नहीं है। इसकी चिंगारी सालों पहले पाकिस्तानी आर्मी और वहां की सरकारों ने कब्जा किए गए इस खूबसूरत इलाके में गिराई थी, जो अब सुलग उठी है। अब यहाँ के लोग खुलेआम भारत से मिलने का ऐलान करने लगे हैं। ऐसे में वो दिन दूर नहीं जब गिलगित बाल्टिस्तान की आवाम ही पाकिस्तान से अपना हिसाब किताब करने पर उतर आए। आपको ये वीडियो कैसा लगा हमें जरूर बताइए, कमेंट जरूर करिए। और अगर अब तक आपने हमारे चैनल डिफेंस डिटेक्टिव को सब्सक्राइब नहीं किया है तो भाई जल्दी से सब्सक्राइब कीजिए और
ऐसा करने से आपका फायदा क्या होगा? फायदा यह होगा कि जैसे ही हम कोई नया वीडियो अपलोड करेंगे उसकी जानकारी आप तक फौरन पहुंच जाएगी। जल्द मिलता हूं एक और नए वीडियो के साथ। नमस्कार, जय हिंद।